हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह क्लास पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीएचटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। इंपॉर्टेंट है ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, वेल्लूर में है। कोलकाता के पास वेल्लूर में इसका मुख्यालय है। ठीक है। उसके बाद 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। जो ये प्रबुद्ध भारत था ये अंग्रेजी में था और उद्बोधन ये बंगाली में था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता के समीप वेलूर में इसकी स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था। और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं? प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में और उद्बोधन जो है ये बंगाली में थी। ठीक है। इनकी पुस्तकों की बात करते हैं तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग व वेदांत फिलॉसफी स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका मुख्य
कार्य था। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। बीपीएससी टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को। और ये भारत कब आया? ये ध्यान रखिएगा, भारत 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, गठन 8 नवंबर 1927 को और भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, भारत में कुछ लोग इस बात से नाराज और अपमानित हुए कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। देखिए साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास में अपने दिसंबर 1927 के सत्र में हर स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया? किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में। और ये मद्रास अधिवेशन हुआ कब? दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, रिवीजन करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे, सभी क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कब किया? किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में। कब हुआ? दिसंबर 1927 में यह मद्रास अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मुख्तार अहमद अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने? बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मित्र मेला क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने नासिक में 1899 में की थी। देखिए मित्र मेला ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? नासिक में। किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। बाद में 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी यानी यंग इंडिया सोसाइटी कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? मित्र मेला। बाद में 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। यानी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, भारत में सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपये बताई थी। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहां से बनता है, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है?
तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या बताया था, 20 रुपए बताया था। ठीक है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति 1931 में डॉक्टर VKRV राव थे। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो 1931 में डॉक्टर VKRV राव थे। इनका पूरा नाम विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराज राव था। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1867-68 में। और उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 20 रुपए इन्होंने बताया था। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक तरीका किसने अपनाया था, तो डॉक्टर VKRV राव ने। उसके बाद 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। आनंद मठ की रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है किस पर आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये आपका TRE 3 में पूछा गया था। ठीक है। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित TRE 3 में प्रश्न बना था। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, कि ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे जो है अपने लाभ के लिए चलाया था, ना कि भारतीयों के लाभ के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। सभी को पता है पहली रेल कब चली थी, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। ठीक है, पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे से ठाणे तक। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर तक चली थी। इसे साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें जो है 13 डिब्बे थे। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने कई मकसद से की थी, जिनमें से कुछ ये रहे, जिसमें आपका ब्रिटिश उत्पादों की बिक्री। मैंने बताया अभी कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए चलाया था, ना कि भारतीयों के लाभ के लिए। ठीक है। और भारतीय हस्तशिल्पों को इससे क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दमन में उपयोगी रहा ये रेलवे। बंदरगाहों तक पहुंच हुआ, इससे कच्चे माल का परिवहन संभव हुआ, ब्रिटिश व्यापारियों को आसान पहुंच हुई। ये सब क्या हुए, रेलवे के क्या हुए थे, लाभ या उद्देश्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पहने जाने वाले सूती कपड़े की तुलना में अधिक चमकीला और सफेद होता था। यह दृश्य डैश द्वारा
दर्ज किया गया था। कह रहा है भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पहने जाने वाले सूती कपड़े की तुलना में अधिक चमकीला और सफेद होता था, या इसका वर्णन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की बात करते हैं तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था, और ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ठीक है, इंडिका मेगस्थनीज की प्रतिष्ठित कृत है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंडिका जो है किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की पुस्तक है। मेगस्थनीज ने भारत की दो प्रमुख नदियों सिंधु और गंगा का भी वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का भी दौरा किया। उसने लिखा कि भारतीयों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक अन्य जगहों पर पहने जाने वाले कपास की तुलना में चमकीले सफेद रंग की कपास से बनी होती हैं। ठीक है, यह जो है मेगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला है? इंपॉर्टेंट है, किस स्थल पर कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला। जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण भी सबसे पहले कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। मेहरगढ़ क्या है आपका? ये नवपाषाण स्थल है। यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? ये ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिया। उसके बाद अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? मृत्यु को तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनियों ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारत के तटीय मैदान के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। देखते हैं, पहला है पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग। पश्चिमी तट आपका इधर का है, ये वाला एरिया क्या है? पश्चिमी तट है। ठीक है, इसका कह रहा है दक्षिणी भाग, नहीं, दक्षिणी भाग कोंकण तट नहीं होगा, यहाँ पे मालाबार तट होगा। ठीक है, तो ये पहला गलत है, ये आपका कोंकण तट उत्तरी भाग है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार। पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या आपका? उत्तरी सरकार, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट। दक्षिणी भाग यहाँ पे आपका क्या है? तमिलनाडु वाला तट, ये आपका कोरोमंडल तट है। तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन डी
उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, पहला गलत है, बाकी आपका बी और सी सही है। दोस्तों ये सब प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मुंबई से गोवा वाला तट, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसलिए पहला युग्म क्या है, गलत है। दूसरा एवं तीसरा सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, जिसे पूर्वी तट कहते हैं। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, ये वाला एरिया देखिए आपका, ये तटीय मैदान है, ये आपका तटीय है। ठीक है, इधर आपका क्या है, ये देखिए जो ये पश्चिमी घाट है, इसके बीच इधर बीच में आपका क्या है, तटीय मैदान है। तो यहाँ से आपका मुंबई और गोवा का तट, ये आपका कोंकण तट है। उसके बाद गोवा से आपका जो इधर का तट है, ये आपका क्या है, कन्नड़ तट है। ठीक है, मैंगलोर तक। उसके बाद यहाँ से नीचे केरल वाला जो तट है, ये आपका क्या है, मालाबार तट है। ठीक है, तो ये आपका 3 तट हो गया। ये आपका उत्तर में आपका कोंकण और सबसे नीचे आपका क्या हो गया, मालाबार तट हो गया। इधर हम देखते हैं, इधर ये आपका तमिलनाडु वाला जो तट है, ठीक है, इधर वाला तमिलनाडु वाला तट, ये कोरोमंडल तट है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश वाला तट है, ये उत्तरी सरकार है, और जो उड़ीसा वाला तट है, ये आपका उत्कल तट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पिटली द्वीप कह रहा है जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, ऑप्शन बी लक्षद्वीप। देखते हैं इसके बारे में। पट्टी या पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। यह कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये लक्षद्वीप में है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य को पक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, पक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बरकान स्थलाकृति का संबंध है, इंपॉर्टेंट है। बरकान क्या होता है, तो ये बरकान जो है किससे संबंधित है, तो ये मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल। देखते हैं इसके बारे में। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं। जो बरकान होता है ये मरुस्थल में होता है। तो ये कैसा होता है, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, अर्ध चंद्राकार होता है, ये बालू के टीले होते हैं ये बरकान। ठीक है, और ये मरुस्थल में होते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है। भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर के समीप बरकान के समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरकान पाए जाते हैं। बरकान बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये जो है मरुस्थल में होते हैं और ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। पहला है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा, नहीं। यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा को क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काली मिट्टी यानी दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किससे हुई, तो ज्वालामुखी से, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। कैसे शैल है, यहाँ पे आग्नेय शैल है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। देखिए ये वाला आप एरिया देखिएगा, ये आपका क्या है, दक्कन ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा। और काली मृदा जो है किसके लिए उपजाऊ होती है, ये ध्यान रखिएगा, कपास के लिए यह उपजाऊ होती है। और काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनाई मुड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है, दूसरी डोडा बेट्टा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमिलित है? देखते हैं। आम्र वर्षा आम के लिए है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। फूलों वाली बौछार कहवा के लिए है, यह भी आपका करेक्ट है। काल वैसाखी चाय और पटसन के लिए, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसके बारे में। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। जो ये आम्र वर्षा है, ये क्या है? ये पूर्व मानसूनी वर्षा है। इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है, इसीलिए आम्र वर्षा इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पे कहा जाता है? कर्नाटक और केरल में, ठीक है। फूल वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, ठीक है। काल वैसाखी कहाँ पे कहा जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवने क्या होती हैं? अच्छी होती हैं। असम में इन पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। असम में से क्या कहा जाता है? तो बारदोली छीड़ा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आम्र वर्षा कर्नाटक केरल, फूलों की बौछार केरल, काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल, और असम में से जो है बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। कह रहा है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? इसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी, अक्षत वनस्पति। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है उन वनस्पतियों से है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं। साथ ही इस प्रकार की वनस्पतियों में लंबे समय तक मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। कह रहा वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इनमें से तो ऑप्शन सी, दमन और दीव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में सही है? पहला है ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। दूसरा है इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिल्कुल क्या है आपका? करेक्ट है। जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपका करेक्ट है।
ये वन विरल होते हैं, नहीं विरल नहीं होते हैं, ये वन क्या होते हैं, सघन होते हैं। ठीक है, मैंने कई बार पढ़ा है इसके बारे में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है इनके बारे में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है, और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जहां पर तापमान भी अधिक होता है और जहां पे वर्षा अधिक होती है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सघन और परतों वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, सघन होते हैं, यानी बहुत नजदीक होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, जहां भूमि में झाड़ियां और बेलें होती हैं। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, इन पेड़ों को जो पतझड़ होती है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं रोजवुड, महोगनी, एनी तथा एबनी। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस, ये सब जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए शुष्क भी दिया है और आर्द्र भी दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्द्र करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ पर्णपाती दिया होता है, ठीक है, पर्णपाती यानी पतझड़ वाले वन, तो हम पर्णपाती लगाते, लेकिन यहाँ पे पर्णपाती दो प्रकार का होता है, एक आर्द्र होता है, एक शुष्क, तो ये इसमें कौन सा होगा? आर्द्र वाला होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझते हैं इसके बारे में हम लोग। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो पर्णपाती वन होते हैं यानी जो पतझड़ वाले वन होते हैं, ठीक है, पतझड़ वाले जो वन होते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका आर्द्र पर्णपाती, दूसरा होता है आपका शुष्क पर्णपाती। जो आर्द्र पर्णपाती होता है यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। कौन से वन? आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। इंपॉर्टेंट है ये, सागौन जो है आर्द्र पर्णपाती वन का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। किसमें? आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, अब की बार पूछा गया था सागौन सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन होता है। ठीक है, और ये कैसा वृक्ष है? तो ये आपका पर्णपाती वृक्ष है, यानी पतझड़ वाले वृक्ष हैं। और पर्णपाती में कौन सा है? तो आर्द्र पर्णपाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत का है और ये 1106 कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? करा कौन सी धातु जो है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एल्यूमिनियम धातु भाप के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, अभिक्रिया आपका ये है, आपका एल्यूमिनियम और ये किससे मिलकर? भाप से मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे? तो आपका धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना यानी 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.25 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी,
इसको समझते हैं। गतिज ऊर्जा यानी के बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, यानी आपका v बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, यानी वेग आपका बढ़ रहा कितना, 1.5 गुना। ठीक है, तो आपका गतिज ऊर्जा भी आपका बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 2.25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब आपका समस्थानिक, कौन सा जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सब जो है हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से, हाइड्रोजन 1 या प्रोटियम, उसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 या ड्यूटेरियम, उसके बाद आपका ट्रिटियम, 3 समस्थानिक है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया है। ठीक है, किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ड्यूटेरियम में आपका 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम में आपका 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती हैं वो भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक यानी स्थान यानी परमाणु संख्या समान होता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यही हम अगर बात करते हैं समभारी की, तो उसमें इसका उल्टा होता है, द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या का होता है अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है, यानी कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास का विल्ट, कपास का विल्ट कवक रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पादप रोग एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे लगाया है। देखिए नींबू कैकर हो गया, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है, और संचरण क्या किससे होता है, वायु से होता है। गेहूं की रस्ट जो है कवक से होता है। ठीक है, संचरण वायु एवं बीज से। भिंडी की पीत ये रोग है, ये वायरस से होता है, और इसका संचरण किससे होता है, तो कीट से होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन महामारी स्थानिक और इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, यानी कह रहा कौन सा जो है महामारी है और कौन सा जो है स्थानिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। दोनों कौन सा है, तो हैजा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महामारी और स्थानिक क्या होता है, महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी समुदाय, जनसंख्या या क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, महामारी कई देशों या महाद्वीप में फैल जाती है, जैसे आपका कोरोना हो गया था, या आपका कोरोना क्या था, ये महामारी थी। ठीक है, स्थानिक क्या होता है, यानी एंडेमिक क्या होता है, वह चीज जो किसी विशेष व्यक्ति या देश से संबंधित होता है। ये आपका ये एक ही स्थान पर होता है, ज़्यादा नहीं फैलता है, बहुत लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, स्थानिक होता है। और जो महामारी होता है ये बहुत लोगों में होता है या कई महाद्वीप में होता है, ये फैलता है, जैसे आपका कोरोना हुआ था। ठीक है, ऐसे आपका हैजा, ये दोनों है, महामारी भी हो सकता है, इससे महामारी का रूप भी ले सकता है ये, और स्थानिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है ये, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, आपकी बार पूछा गया था TRE 3 में। ठीक है, जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है, ठीक है, जो साइड में लगा होता है मिरर, उसमें किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग सड़क लैंप में होता है, धूप के चश्मे में होता है, आवर्धक चश्मे में होता है, किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग, दर्पण है ये। और अवतल दर्पण की बात करते हैं, इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं, सौर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है, सेविंग कांच में इसका प्रयोग किया जाता है, टार्च और फ्लैश लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतकों का जो है अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सूक्ष्म शरीर रचना या ऊतकों की आंतरिक अध्ययन से संबंधित होता है। कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है, और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे पोमोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, कराए किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को
ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यकृत रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। जो यकृत होता है ये अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण रुधिर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यकृत की बात करते हैं, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? सौंदर्य होगा, ठीक है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई मानव त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। इस विटामिन को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि कोई धर्म नहीं, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यही आपका क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। ये पूछा गया था टीआरई 3 में, अब की बार इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, ठीक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पॉलिटी से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भारतीय संविधान जो है निर्मित, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक भी है। करेक्ट है। तो भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ये सब जो है प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपका करेक्ट है। ये संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। कह रहा संविधान के प्रवर्तन यानी जब संविधान बनाया गया उसी समय से संविधान में मूल कर्तव्य है, नहीं, ये तो गलत है। मैंने बताया था 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, पहले संविधान में नहीं था ये मूल कर्तव्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसमें गलत ही पूछ रहा है, कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। किस भाग में जोड़ा गया था? भाग 4 का में, ठीक है। भाग 4 का या 4A में से जोड़ा गया। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 51A में, ठीक है। भाग पूछा जाए तो 4A और अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। जब जोड़ा गया था 1976 में, तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य है ये भी पूछा जाता है कब जोड़ा गया था? तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए इसे जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। तो 11वां कब? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया, उस समय सोवियत संघ था, वहाँ से यह लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करा कौन सा कथन सही है? देखते हैं, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। कई चीज़ें जो बाहर से ली गई, बाहर के संविधान से, जैसे आपका मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बाहर के संविधान से लिया गया, तो ये आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, अभी मैंने बताया, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में एकल नागरिकता यानी एक नागरिकता है, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे क्या है? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये करेक्ट है। अगला है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार का मतलब है जो भी 18 साल से ऊपर है उन्हें जो है वोट देने का अधिकार यानी मत का अधिकार है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा करती है? करा कौन सी विशेषता जो भारत की भी है और अमेरिका की भी है, कौन सा है? पहला, एकल नागरिकता। मैंने अभी बताया भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में क्या है आपका दोहरी नागरिकता है। ठीक है, राज्य की अलग नागरिकता होती है और जो देश की है वो अलग नागरिकता होती है, यानी केंद्र की। तो भारत में कैसी है? तो भारत में आपका एकल नागरिकता है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये करेक्ट है। जैसे आपका हमारे यहाँ क्या है, संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब की बार जो है पॉलिटी में कथन से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए कथन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था इसे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसी वियर। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? करा बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये किस कारण से होती है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन बी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से जो है बिहार में शीतकालीन यानी ठंड के समय में वर्षा होती है। ऑप्शन बी। देखिए, बिहार में नहीं, उत्तर पश्चिम, चाहे बिहार हो या उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। यह विक्षोभ भूमध्य सागर से उठता है और छोटी जेट धाराओं से चलता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर साइड में ठंडियों के समय में बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? इंपॉर्टेंट है। कह रहा कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ऑप्शन बी, डगलस के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटने के प्रयास में कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 में कैप्टन डगलस को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। यानी कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, अगस्त 1942। इसके दौरान सरकार ने कौन से अखबार निकाला था? तो आपका पटना न्यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना न्यूज। नेक्स्ट, किसान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बूढ़ी गंडक किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी ये आपका गंगा की सहायक नदी है। करा किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। ऑप्शन सी, मुंगेर के उत्तर में। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से होकर टेढ़ी मेढ़ी बहती है और खगड़िया जिले में कुछ दूरी तय करती है। यह खगड़िया शहर के किनारे से बहती है और गोगरी के पास और मुंगेर में बैरारपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। समताप मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्यों बढ़ता है? कह रहा है समताप मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो तापमान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल के शीर्ष पर पराबैंगनी विकिरण का अधिक से अधिक अवशोषण होता है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊंचाई के साथ समताप मंडल में तापमान में वृद्धि का कारण आने वाली सौर ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य से संबंधित है। समताप मंडल में अधिक ऊंचाई पर ओजोन बहुत कुशलता से 200 और 350 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्घ्य पर यूवी को अवशोषित करता है। इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पीआरटी में आपकी बार प्रश्न पूछा गया था। समताप मंडल में कम ऊंचाई पर ओजोन यानी यूवी को 44 और 80 नैनोमीटर के बीच तरंग दैर्घ्य
में अवशोषित करता है। देखिए सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। और मौसम संबंधी जितने घटनाएं होती हैं ये सब क्षोभमंडल में होती है। जैसे वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ये सब जो है क्षोभमंडल में होती है। उसके ऊपर कौन सा मंडल है आपका? समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल। और समताप मंडल ये जो है सबसे शांत मंडल कहा जाता है। वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ते हैं। और इसके ऊपरी परत में क्या है आपका? यहाँ पे ओजोन है। ठीक है, ओजोन परत है, ओजोन मंडल है। ठीक है, ओजोन परत है। पूछा जाता है ओजोन परत किस में है, तो आपका समताप मंडल में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यूवी किरणें अवशोषित हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ऊपरी परत जो होती है उसकी गर्म होती है। ठीक है, इसके ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल जो सर्वाधिक ठंडा मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जुगाली करने वालों बायोमास जलने, दीपक, लैंडफिल और कोयला खनन द्वारा जारी की जाती है? करा कौन सी गैस जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके द्वारा, बायोमास जलाने के द्वारा, दीमक के द्वारा, लैंडफिल और कोयला खनन के द्वारा जारी या उत्पादित की जाती है? तो आपका मीथेन गैस इससे उत्पादित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रदूषक को छोड़ता है? जो आपका इस्पात उद्योग है किस प्रदूषक को छोड़ता है? तो ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी छोड़ता है, कार्बन के ऑक्साइड को भी छोड़ता है और सल्फर के ऑक्साइड को भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल करते हैं? जैव ईंधन में कौन सा होता है अल्कोहल का 2 रूप? तो मेथेनॉल और एथेनॉल होता है। ठीक है, मेथेनॉल और एथेनॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, इंपॉर्टेंट है ये, एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी श्रीनिवासन बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके बी श्रीनिवासन, और ये एनएसजी के क्या बने हैं? नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ध्यान रखिए, निर्विरोध बने हैं ये। ठीक है, कौन बने हैं? निर्विरोध, तो जैसा बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है किस खेल में? तो ये निशानेबाजी में जीता है इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये पैरालंपिक में जीती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके अवनी लेखरा, और किस खेल संबंधित है? निशानेबाजी से। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, जियो सेंटर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।